फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्लास 8 का आप लोग का चैप्टर 14 है, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ये आप लोग का, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसको अपने सामने रख लीजिए और यहाँ से जो जो आप लोग को लाइन बाय क्वेश्चन मिलता है, जहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बन जाएंगे, उसको आप वहाँ पे या तो नोट कर लीजिए या फिर उसको अपने रिवाइज करने के लिए उसको रंग लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ आप लोग को जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोग का हूबहू जो एनसीईआरटी की बुक है उसी चैप्टर का ये पूरा है, जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा बस वही इसमें है। तो चलिए, अगर उस चैप्टर को आप पढ़ने बैठते हैं तो 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे उसको पढ़ने में, समझने में, लेकिन यहाँ पे आप जल्द से ही अपने क्वेश्चन यानी आप लोग उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं कम समय में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो यहाँ पे संश्लेषित रेशे और क्या होते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो कि याद भी रहेगा, इस तरह से है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है यहाँ पे कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े क्या है, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम। प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो कि प्राकृतिक रूप से बना है। कृत्रिम जो सिंथेटिक, जो मानव ने उसको बनाया है। तो प्राकृतिक रेशे या कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे बनाए जाते हैं। ये रेशे का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशा यानी फाइबर्स होता है। रेशा कितने प्रकार का होता है, तो एक आप लोग का नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक में जैसे जंतु से मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जंतु से, पौधों से जो रेशा मिल जाता है वो क्या है, आप लोग का फाइबर, वो प्राकृतिक हो जाता है। लेकिन जो मानवों के द्वारा निर्मित किया जाता है यानी आर्टिफिशियल तरीके से निर्मित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल फाइबर्स वह रेशे जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कॉपस, काटन हो गया। यहाँ पे आप लोग प्राकृतिक रेशे का उदाहरण आप लोग का हो जाता है, एक तो जूट हो जाता है, उसके बाद एक कपास हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ऊन भी है और सिल्क भी है। तो इसमें से अगर आप चारों ऑप्शन दे दे और यहाँ पे आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है या कौन है, तो 3 ऑप्शन ये दे दे, एक ऑप्शन कोई अलग दे दे, वो कृत्रिम वाला दे दे। तो आप, अगर आपको पता रहेगा कि कपास है, ऊन आप लोग को भेड़ से भी प्राप्त हो जाता है, देखते हैं पश्मीना शॉल बनती है उनसे ही, तो वहां से ये भी एक जानवर से मिल जाता है। रेशम जो यहाँ पे कीट रेशम कीटाणु होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, उससे ये मिल जाता है। जूट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का कॉटन हो जाता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक है। यहाँ पे ये अगला देखिए आगे है, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, जो कृत्रिम होता है वो क्या होता है। तो संश्लेषित रेशे अथवा कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक आर यानी आर्टिफिशियल फाइबर, वह रेशा मानव द्वारा निर्मित होता है। यह छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम बहुलक पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर हम किसे कहते हैं, जब कोई चीज छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयों से, जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा सा चीज हमें बनाना है, अब हमारे पास बहुत छोटे छोटे चीज मिले हुए हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो मकान है किसका बहुलक है, तो ईंटों का बहुलक है, क्योंकि ईंटों से बना हुआ है मकान। या पूछ लिया जाए कि मकान की यूनिट क्या है, तो ईंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको हमें इतना बड़ा चीज बनाना है, ये अलग अलग बिखरा हुआ है और इसी चीज से मिला के बनाना है। तो जब ये पूरे एक साथ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे कि ये बहुलक है। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे जिन्हें बहुलक पॉलीमर कहते हैं। बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यानी कृत्रिम रेशे, आपसे पूछ लिया जाए कि कृत्रिम रेशा यानी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है, तो यहाँ पे रेयान है, उसके बाद नायलॉन है और उसके बाद आपका पॉलिस्टर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सीटेट में आप लोग से यही पूछ लेगा कि बताइए कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है, कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। यहाँ पे देखिए रेयान से एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे रेयान से कहा गया है कि रेयान, इसकी खोज 19वीं सदी में चीन में हुई थी। यह रेशम के सामान्य गुणों वाले रेशे से प्राप्त हुई। इस रेशे को कास्ट, लुगदी या रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। तो जो ये रेयान होता है यानी रेशे के कास्ट की लुगदी से ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ध संश्लेषित कौन सा है, तो ये रेयान ही हो जाता है। रेयान का प्रयोग देखिए, रेयान का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो कपास के साथ मिलाकर, यहाँ पे कपास के साथ मिलाकर चादर बनाने में, ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए इसमें
ये चार्ट आप चाहे तो खुद से अपने नोट्स में बना सकते हैं इसी तरह से। तो आप अपना नोट्स बना लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम खुद का नोट्स रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए आगे देखिए इसमें नायलॉन क्या होता है। तो यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। जो आप लोग का रेयान है वो अर्ध संश्लेषित है, यानी उसमें कुछ प्राकृतिक भी होता है और कुछ कृत्रिम भी होता है, लेकिन जो नायलॉन होता है ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इसकी खोज 1931 में की गई थी। तो पूछ लिया जाएगा कि इसकी खोज कब हुई थी, तो 1931 में हुआ था। यहाँ पे इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। प्रबल यानी स्ट्रांग प्रत्यस्थता, इलास्टिसिटी का मतलब कि आप किसी चीज को खींचते हो कितना फैल और सिकुड़ जाता है। हल्का होता है, चमकीला और घुलने में सुगम होता है। यहाँ पे देखिए जो नायलॉन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नायलॉन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो यूज ऑफ नायलॉन, जैसे कि आप लोग पर्दे बनाने में, ब्रश बनाने में, तंबू बनाने में, रस्सियां बनाने में, जुरबाबे बनाने में, कार के सीट के पट्टे बनाने में इसकी रस्सियां बहुत मजबूत होती है नायलॉन की। आगे देखिए इसमें यहाँ पे नोट देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, ये देखिए वो नोट्स है आप लोग का जो कि एकदम बिल्कुल आप लोग के बुक का ही है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। हाँ ये है कि जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग 6-7 में पढ़ने वाले तो है नहीं कि आप लोग को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अरे आप लोग को बस ये पढ़ना है कि कहां से हमारा क्वेश्चन फंस जाए। तो जो क्वेश्चन आप लोग को जहां से फंसने वाला है वो इसमें है, तो आप जरूर इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद रिवाइज कीजिए। तो आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, या आप बुक भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए। तो देखिए इसके रेशे इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सियों को निर्माण कर सकते हैं। इसके रस्से इस्पात से अधिक प्रबल होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि पैराशूट या चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियां किसकी बनी होती है, तो ये हो जाएगा आप लोग का नायलॉन की बनी होती है। आगे देखिए इसमें पॉलिस्टर है और एक्रिलिक है। तो पॉलिस्टर में देखिए, पॉलिस्टर में क्या है, पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो ये आप लोग को कथन कारण में ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, 3-4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से बताओ कौन सही है कौन सही नहीं है। यहाँ पे टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु सामान से बुना जा सकता है। आगे यहाँ पेंट देखिए, पेंट क्या होता है, तो पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए इसमें अगला है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इस पॉलिस्टर का उपयोग क्या होता है। तो कपास के साथ मिलाकर पॉलीकोट बनाया जाता है और ऊन के साथ मिलाकर पॉली ऊल बनाया जाता है। तो इंग्लिश में ऊन को हम क्या कहते हैं, ऊल कहते हैं। ये ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रिक से ही आपके याद होंगे। तो यहाँ पे कपास, तो पॉलीकोट, यानी अगर जब हम कपास के साथ मिलाकर पॉलीकोट बनाएंगे तो यहाँ पे बनाने में ऊन के साथ मिलाकर पॉली ऊल बनता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि नायलॉन के साथ यानी जो पॉलिस्टर के साथ हम कपास मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और ऊन मिलाएंगे तो क्या बनेगा। आगे देखिए ये है प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक क्या होता है, तो संश्लेषित रेशे के तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक यानी पॉलीमर है। सभी प्लास्टिकों में इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है, यानी उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती है। यहाँ पे कहा गया कि प्लास्टिक को पुनः चक्रण यानी रिसाइक्लिंग हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगाया और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें भी बनाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीथीन, पॉलीधन इथीन यानी प्लास्टिक का उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाला पॉलीथीन है, थैलियां बनाने के काम आता है। यहाँ पे प्लास्टिक के प्रकार देखिए, प्लास्टिक के प्रकार क्या होते हैं, तो एक है थर्मोप्लास्टिक, यह गर्म होने पर आसानी से विकृति यानी डिफॉर्मेड हो जाता है। उदाहरण पॉलीथीन है, पीवीसी है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या है, तो 2-3 यह दे देगा, एक कोई अलग दे देगा। इसका उपयोग है खिलौना, कंघियों का निर्माण करने में होता है। अगला है थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है हम इसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं पिघलाकर, लेकिन थर्मोसेटिंग यानी एक बार सेट हो गया तो दोबारा हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कुर्सियां होती हैं, कुर्सियां टूट जाती है तो कुर्सियों को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक और फिर दोबारा उपयोग में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थर्मोसेटिंग है, तो थर्मोसेटिंग में इन्हें एक बार साँचे में ढाल दिया जाता है, इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है बेकेलाइट और
मेलेमाइन। देखते हैं कि कुछ ऐसे सामान होते हैं कि जब हम उसको बेचने जाते हैं तो जो लेने वाला होता है उसको नहीं लेता है, कहता है ये इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिसको वो लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कुर्सी है, बाल्टी है, ये सब किसका निर्मित है? प्लास्टिक के द्वारा ही निर्मित होता है। यहाँ पे अगला है बेकेलाइट, यानी बेकेलाइट क्या होता है? यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। तो पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो बेकेलाइट होता है ऊष्मा का कैसा होता है, कुचालक है कि सुचालक है? सुचालक का मतलब कि उसमें ऊष्मा प्रवाहित और धारा भी प्रवाहित हो सकती है, लेकिन कुचालक का मतलब ना तो इसमें ऊष्मा प्रवाहित होगी ना तो धारा प्रवाहित होगा। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आते हैं। तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि जिसमें ये प्लास्टिक लगा दिया जाता है, तो देखते हैं कि वो गर्म नहीं होता है। और यहाँ पे स्विच भी किसका होता है? तो ये बेकेलाइट का ही बना होता है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, सारे पॉइंट को अच्छे से समझ के पढ़ के एग्जाम देने जाइएगा। अगला है मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? यह एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह आग का प्रतिरोधक है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बेकेलाइट, मेलेमाइट में कौन आग को अधिक सहन कर सकता है? तो ये आप लोग का हो जाता है मेलेमाइट। उपयोग है टाइले, रसोई के बर्तन, कपड़े आदि बनाने में। अगला है प्लास्टिक के उपयोग। प्लास्टिक के उपयोग क्या है? तो खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे, ड्राई आदि का संचय में होता है। यह भार में हल्के, कम कीमती और अच्छा सामर्थ्य और उपयोग आसानी से होता है। इसका देखिए हल्के होने के कारण इनका उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों, चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं में हम प्रयोग इसका करते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी नॉन रिएक्टिव है, यानी प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करता है। यह प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, जिस कारण इनमें जंग नहीं लगता है। जंग क्या होता है कि लोहे को जब आप रख देते हैं नमी की जगह पे तो देखते हैं कि वो पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे झड़ने लगता है, लेकिन ऐसा प्लास्टिक के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे इनका संरक्षण आसानी से नहीं हो सकता, यानी संक्षारण का मतलब धीरे धीरे समाप्त होना, तो संक्षारण इसका आसानी से नहीं होता है। देखते हैं कि कोई प्लास्टिक फेंक दो और बहुत ज्यादा दिन तक वहीं पड़ा रहता है। यहाँ पे प्लास्टिक हल्का, प्रबल या और चिरस्थायी है। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। कुचालक हम देखते हैं जैसे जितने भी बोर्ड होते हैं किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। यहाँ पे देखिए अग्निसह प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक, यानी जो अग्नि को सह सके। तो यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोध बनाती है। और प्लास्टिक और पर्यावरण के, यानी प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। यह एक कारण है कि हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है और वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया है, जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का मतलब कि हम उसको बार बार प्रयोग कर रहे हैं, उसको समाप्त करके फिर दोबारा कोई ना कोई नई चीज हम बना लेते हैं, तो उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। लेकिन यहीं पे अनिम्नीकरण हो तो उसमें हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये चार्ट आप लोग के सामने है, इस चार्ट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन निम्नीकरण है और कौन जैव निम्नीकरण है। तो अपशिष्ट के प्रकार है, यहाँ पे कितने समय लगेंगे और पदार्थ की प्रकृति क्या है। तो जैसे सब्जी, फल, छिलके, बचा हुआ भोजन 1 से 2 सप्ताह में सड़ गल जाते हैं, तो ये कैसे है? जैव निम्नीकरण है। जैसे कागज हो गया, ये 10 से 30 दिन में सड़ गल जाएगा, तो ये जैव निम्नीकरण है। सूती कपड़ा भी जैव निम्नीकरण है। डेट भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी सीक्वेंस में कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं मिलान करने वाले, तो ये 2 से 5 माह में। लकड़ी का 10 से 15 वर्ष में जैव निम्नीकरण हो जाता है। फिर यहाँ पे ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में जैव निम्नीकरण होता है। टीन, एल्युमिनियम और यानी 100 से 500 वर्ष में क्या होता है? जैव अनिम्नीकरण होता है, यानी अनिम्नीकरण होता है। इतना आसान से ये समाप्त नहीं होता है। अन्य धातुएं डिब्बे भी है। प्लास्टिक की थैलियां कई वर्ष में अजैव अनिम्नीकरण होता है। आगे देखिए इसमें
आगे है इसमें देखिए कहा गया कि प्लास्टिक का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है, यानी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक द एनवायरमेंट। यह अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। तो कभी कभी ये ऑप्शन दे देता है, 2-3 कथन दे देगा और पूछ देगा निम्न में से कौन सा सही है। तो प्लास्टिक को बता देता है कि पर्यावरण का हितैषी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हितैषी नहीं है यानी ये खतरनाक होता है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। आगे देखिए इसमें समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो कपास या जूट के बने थैले का प्रयोग करना, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करना तथा उनको अलग निस्तारण करना, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना। यह एक अतिरिक्त नागरिक के रूप में यानी एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखना। तो ये याद कर लीजिएगा, ये वाला सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है। तो पहले रिड्यूस करेंगे, फिर रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, रिकवर करेंगे, फिर रिफ्यूज करेंगे, यानी उपयोग कम करिए, फिर पुनः उपयोग करिए, फिर पुनः चक्रित कीजिए, फिर पुनः प्राप्त करिए और उपयोग ना करना। आगे देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ, और अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशे की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाई से निर्मित होता है, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे यहाँ पे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में भुना जा सकता है। संश्लेषित रेशे का उपयोग घरेलू वस्तु जैसे रस्सी, बल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा, उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। यहाँ पे संश्लेषित रेशे के बृहद यानी जो बृहद निर्माण हेतु उपयोग में लिया गया रसायन के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नैलान, पॉलिस्टर और एक्रिलिन नाम दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल और चूषण क्षमता, दहन, प्राकृतिक मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुण में परस्पर भिन्नता रखते हैं। जब आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, चाहे घर हो या बाहर हो, प्लास्टिक सभी ओर है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन है कुछ और ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो देख लीजिए। यहाँ पे प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलने पर ये विषैली गैस उत्पन्न करता है। भूमि पर डाल देने से इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ये यानी ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सके और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरणीय संगठन यानी संकट को न्यूनतम कर सके। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप लोग का जाएंगे NCERT.in पे। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से इसको कर लीजिए, फिर इसकी PDF को डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए कोई भी चीज बार बार पढ़ने से ही याद होता है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कॉटन है, नैलान है, जूट है, वूल है। तो यहाँ पे सही संश्लेषित है, यानी आप लोग को पूछा गया है कि सिंथेटिक बनाया गया है, तो कौन सा है, नैलान है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेयान का एक स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रेयान। तो ऊन है, पेंट है, काष्ठ लुगदी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रेशम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा काष्ठ लुगदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलीकेट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, यानी पॉलीकेट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। तो अभी आपको वहां पे ट्रिक बताया गया कि एक पॉलीकेट होता है जिसमें हम क्या मिलाते हैं, तो यहाँ पे पॉलिस्टर और ऊन है, नैलान और कपास है, पॉलिस्टर और कपास है, नैलान और ऊन है। तो हम क्या उसके साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पे हम पॉलिस्टर और कपास मिलाते हैं तो पॉलीकेट बन जाता है। और पॉली वूल क्या होता है, तो ऊन, और जब प्लास्टिक पॉलिस्टर मिलाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए, यानी इसमें से थर्मोसेटिंग, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग। तो सर थर्मोसेटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो यहाँ पे कब नहीं, यहाँ पे आप लोग का मेलेमाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ कौन सा है, तो रेशम के समान नैलान दिखता है, पॉलिस्टर दिखता है, टेरिलिन दिखता है या रेयान दिखता है। तो सही ऑप्शन आपका रेयान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने के बर्तन के हत्थे तैयार किए जाते हैं, सबसे उपयुक्त पदार्थ है, तो यहाँ पॉलीथीन है, नैलान है, PVC है, या यहाँ पे अगला ऑप्शन है बेकेलाइट। तो सही ऑप्शन आपका बेकेलाइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो अक्रियाशील है, नॉन रिएक्टिव है, लाइट एंड व्हाइट है, यानी लाइट और व्हाइट यानी इसकी जो भार में हल्का है, अधिक चलने वाला है, फिर विद्युत का अच्छा चालक है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलम ए और कॉलम 2 को आपको मिलाना है, तो यहाँ पे आप इसका मिलान कीजिए। नायलॉन क्या है, पीवीसी क्या है, बेकेलाइट क्या है। तो बेकेलाइट और मेलेमाइट हमने क्या पढ़ा, थर्मोसेटिंग है, यानी एक बार हम इसको सेट कर दे तो दोबारा सेट नहीं कर सकते। नायलॉन क्या है, या उसके बाद आप लोग का पीवीसी क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे जो आपका ए का 3 हो जाएगा और पीवीसी का क्या हो जाएगा, थर्मो प्लास्टिक हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेंट ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस। तो यानी यहाँ पे आपको इस ग्रुप में से चुनना है कि कौन सिंथेटिक फाइबर्स है। तो नायलॉन, टेरिलिन, ऊन क्या है, प्राकृतिक है, तो गलत। यहाँ पे रेयान अर्ध संश्लेषित है और कपास कैसा है, या ये प्राकृतिक है, तो ये भी नहीं होगा। एक्रिलिन और रेशम और ऊन क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे पीवीसी है, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम वाले जार बनाने के लिए आते हैं, तो आप लोग का पेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन संश्लेषित रेशा भी कहलाता है, तो ये एक यानी रेशा रेयान भी होता है और कृत्रिम रेशा भी होता है। अगला है संश्लेषित रेशा कच्चे माल से संश्लेषित किया जाता है जो कहलाता है कपास, रेशम, ऊन, काष्ठ लुगदी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है, तो क्या है, ये अपरूप है, बहुलक है, अजैव निम्नीकरण है, तो ए और बी दोनों है। तो ये पीडीएफ आप लोग को, ये देखिए इसका आंसर भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जेएलबी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है या जेएलबी टीचिंग एकेडमी से भी टेलीग्राम है, तो इन दोनों चैनल पे जुड़ के कहीं से भी आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यानी आपको क्वेश्चन या और ये जो थ्योरी है कैसा लगा। उसके बाद आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक अब कंप्लीट होने वाली है, 2 से 3 या 4 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्लास हो रही है तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए।